नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में इग्नू के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के सब्जेक्ट BHD-LA 135 अर्थात हिंदी भाषा विविध प्रयोग, इसी का इकाई 1 अर्थात हिंदी की लिपि और वर्तनिका परिचय, इसी का हम लोग इन बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, भाषा और लिपि, तो इसमें तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देवनागरी लिपि, इसका जो सामान्य परिचय है ये प्राप्त करेंगे। वर्तनी से संबंधित जो नियम है इसको जान लेंगे और हिंदी लिपि और वर्तनी का मानकीकरण, इस विषय पर बात करेंगे। इस वीडियो में इग्नू के सिलेबस के अनुसार सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है, इसीलिए बेहतर होगा कि वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो पहले हम लोग भाषा और लिपि, इसी का तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर पाते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझ पाते हैं, इसी को भाषा कहते हैं। अर्थात अपनी बात हम दूसरे तक पहुंचा पाते हैं और दूसरी बातों को समझ पाते हैं। इसके दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। आप जानते हैं कि भाषा का जो प्राचीनतम रूप है वो मौखिक भाषा है और लिखित भाषा जो है ये बहुत बाद में अस्तित्व में आई है ना। और लिखित भाषा को लिखने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वो है लिपि। तो लिपि का अर्थ होता है कि किसी भी भाषा की लिखावट या फिर आप कह सकते हैं लिखने का ढंग। बहुत सारी प्राचीन लिपियां हैं जिसको आज तक नहीं पढ़ा जा सका है ना। तो ध्वनियों को लिखने के लिए जिन जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाते हैं। प्राचीन काल में लिखना बहुत ही कठिन कार्य था। पहले मनुष्य को सिर्फ बोलना आता था, लिखना नहीं आता था। संस्कृति के विकास के साथ साथ धीरे धीरे मनुष्य का ज्ञान बढ़ा और उन्होंने ताड़ के पत्तों, भोजपत्र आदि पर लिखना प्रारंभ किया। मध्यकाल में जब कागज का आविष्कार हो गया तो लिखने की गति काफ़ी तीव्र हो गई, साथ ही इसका काफ़ी प्रचार प्रसार भी संभव हो सका। हिंदी भाषा जिसकी की लिपि है देवनागरी, तो देवनागरी आप कह सकते हैं कि एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषाएं भी लिखी जाती है। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, भोजपुरी, नागपुरी, मैथिली, राजस्थानी आदि भाषाएं तथा बोलियां भी देवनागरी में ही लिखी जाती है। देवनागरी विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त लिपियों में से एक है। अब हम लोग लिपि के फायदे अर्थात लिपि से हमें क्या क्या लाभ होते हैं इस बारे में बात करेंगे। तो लिपि का सबसे बड़ा गुण है कि यह विचारों को सुरक्षित रखती है और समय के साथ आगे भी बढ़ाती है। अर्थात लिखा हुआ है तो ये सुरक्षित रह सकता है। लिखे हुए अक्षर ध्वनि की तरह मिटते नहीं बल्कि इससे अक्षरों को स्थायित्व मिल जाता है जिससे हम अपने विचारों को कभी भी बाद में पढ़ सकते हैं। मानव विकास के लिए नीति आवश्यक है और लिपि के कारण ही हम अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख पाते हैं। इसी कारण हमारे पास पुराने ज़माने की कृतियाँ, ज्ञान, विज्ञान सब सुरक्षित है। यह विचार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं और मानव समाज विकास करता जाता है। लिपि का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके द्वारा संप्रेषण का विस्तार कर सकते हैं। बोली गई बातों को कुछ हजार लोग ही सुन सकेंगे, लेकिन लिखी हुई बातों को अखबारों, पुस्तकों तथा
अन्य माध्यमों के द्वारा लिखकर पहुंचाया जाए तो लाखों करोड़ों लोगों तक अपने विचार को पहुंचाया जा सकेगा। लोग इसे सुन सकेंगे, समझ सकेंगे और हमेशा के लिए इसको क्या है, संचित रूप में भी रख सकेंगे, अर्थात इसका रिकॉर्ड भी बना रह सकेगा। अब क्या है, लेखन की विधि की बात करते हैं। तो हम जिस क्रम में ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसी क्रम में लेखन द्वारा प्रेषित करना, जो क्या है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो लिपि में उच्चारित ध्वनियों के लिए जो ध्वनि चिन्ह है वो निश्चित होते हैं, जिन्हें हम वर्ण कहते हैं, और वर्णों की जो व्यवस्थित समूह है उसको वर्णमाला कहते हैं, है ना। वर्ण की बात करें, जैसे हम लोग बोलते हैं स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, है ना, और सबको अगर एक साथ व्यवस्थित रूप से देखें तो उसको हम लोग कहते हैं वर्णमाला। हिंदी भाषा की वर्णमाला, उसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। सभी भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है ना, और लिखने का जो ढंग है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे देवनागरी लिपि की बात करें तो यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। वहीं अरबी भाषा की लिपि की बात करें जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है ना। जापानी भाषा कुछ ऐसी भी भाषा है जिसमें ऊपर से नीचे के क्रम में लिखे जाते हैं। इन विभिन्नताओं के बावजूद हर लिपि रेखाओं और आकारों के द्वारा उच्चारित भाषा का संकेत करती है। अर्थात अलग अलग ढंग हो सकता है लिखने का, लेकिन लिपि का जो मूल कार्य है वो है कि भाषा को लिखना, है ना। अब देवनागरी लिपि और वर्णों का मानक रूप अर्थात आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म। अर्थात अगर हम लोग कई वर्णों को अलग अलग तरीके से लिखते हैं, जैसे पहले के समय में आप देखते होंगे तो अ को भी क्या है, लोग अलग अलग तरीके से लिखते थे, ल को अलग तरीके से लिखते थे, संयुक्त अक्षरों को लिखने का अलग अलग प्रावधान था। तो ऐसे में क्या है ना कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन पाता है। और अभी जबकि कंप्यूटर का टाइम आ गया जिसमें क्या है, उसका टंकन भी किया जाना है, अर्थात टाइपिंग भी किया जाना है, तो ऐसे में क्या होता है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए क्या है, देवनागरी लिपियों का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना जरूरी है जो सर्वमान्य हो, सभी लोग जिसको मानते हों। तो हिंदी का क्षेत्र बहुत बड़ा होने के कारण इसके वर्णों के लेखन में विविधता है, जिससे मुद्रण अर्थात छपाई और प्रचार प्रसार में भी कठिनाई होती है ना। आप जानते ही हैं, अगर वर्णों की बात की जाए तो हिंदी में बहुत सारे वर्ण हैं, फिर संयुक्त अक्षर हैं, है ना। तो मिला जुला के क्या है, बहुत सारे कैरेक्टर हो जाते हैं। वहीं अगर इंग्लिश की बात करें तो सिर्फ 26 लेटर है। तो लिखना, कंप्यूटर के माध्यम से लिखना क्या होता है, काफ़ी सहज हो जाता है। लेकिन देवनागरी लिपि को क्या है, कंप्यूटर का भाषा अगर बनाया जाए तो क्या है, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान युग में कंप्यूटर के माध्यम से शब्दों का संयोजन किया जाता है, तो दोनों ही स्थितियों में मानक वर्णों का प्रयोग अनिवार्य है। अर्थात एक स्टैंडर्ड ऐसा रूप होना चाहिए जो कंप्यूटर के लिए भी सही है और वही सर्वमान्य भी है। तो भाषा में एकरूपता लाने के लिए भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय, है ना, तो वही क्या करता है, मानक निर्धारित करते हैं देवनागरी लिपि का। इनके अनुसार देवनागरी लिपि इस प्रकार है। तो पहले स्वर वर्णों की अगर बात करें तो अ से लेकर औ तक, अर्थात ये 11 इसको क्या माना गया है, स्वर माना गया है। वैसे ही क्या है, ये अनुस्वार और विसर्ग है ना। व्यंजन की अगर बात करें तो क से लेकर ह तक कहा गया है ना। क से लेकर जो म तक है ना, अर्थात ये 25 जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद य, र, ल और व, इसको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद तालावर्त स, मूर्धन्य स
दंत स्व और ह, जिसको कि ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर 25 और 4 8 अर्थात 33। तो ये 33 को क्या मानते हैं? व्यंजन मानते हैं। ठीक है, उसके बाद द्विगुण व्यंजन अड़ और अढ़ है ना, ये दोनों को द्विगुण व्यंजन मानते हैं। और संयुक्त व्यंजन में अक्ष, तर, गिय और स्र, इस 4 को क्या मानते हैं? संयुक्त व्यंजन मानते हैं। तो जो मानकीकृत वर्ण है तो वो यही है ना। लेखन की कठिनाइयाँ। तो देवनागरी लिपि की लेखन में जो मुख्य कठिनाइयाँ हैं उसमें से जो सबसे बड़ा कठिनाई आप कह सकते हैं वो है संयुक्त वर्ण। बहुत सारे संयुक्त वर्ण है और इन संयुक्त वर्णों को लिखने का तरीका भी अलग अलग है, इसीलिए कठिनाई तो होती है। जैसे आप कहें पद्मा, तो आप सामान्यतः ऐसे ही देखे होंगे पद्मा ना लिखे हुए, लेकिन इसको कैसे लिखा जा सकता है? जैसे पद्मा तो क्या है, इसमें द में हलंत और क्या है मौ है ना, द में हलंत और मौ, पद्मा। वैसे ही क्या है उद्यान, तो इसमें क्या है द में हलंत और य है ना। उद्धार द में हलंत और ध है। तो आप दोनों में तीनों में ही देख पाते हैं कि पहला जो है वर्ण वो तो क्या है द ही है। तो पद्मा में द लिखने का ढंग, उद्यान में द लिखने का ढंग और उद्धार में द लिखने का ढंग, तो तीनों में ही क्या है अलग अलग प्रकार का है। तो अगर अलग अलग प्रकार का ढंग होगा तो लिखने में तो कठिनाई आएगी ही, है ना। इन वर्णों को हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं, अगर हलंत लिख के प्रयोग करें तो इसको सरलीकृत किया जा सकता है। अर्थात सब में क्या है हम हलंत का प्रयोग करेंगे। जैसे पद्मा में तो उसमें क्या करेंगे माने द में हलंत और जोड़ म लिख सकते हैं। उद्यान में द में हलंत उसके बाद य लिख सकते हैं। उद्धार में द में हलंत उसके बाद क्या है ध लिख सकते हैं। तो ऐसे करके क्या किया जा सकता है, जो संयुक्त वर्ण है उसका सरलीकरण किया जा सकता है। वैसे ही अगर र बताएं या फिर री का बताएं तो इससे भी बहुत सारे क्या है संयुक्त व्यंजन बनते हैं और इनका जो रूप है वो भी डिफरेंट तरह का होता है। जैसे कि अगर देखा जाए क्रम श्रम एक तरह का ही है लगभग, वैसे ही तर्क यहाँ पे र का अलग तरह का रूप है। ड्रामा इसमें अलग तरह का, बर, रुपया, रूप, हृदय, श्रृंगार, दृष्टि। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कहीं पर क्या है रफला के रूप में है, कहीं रेफ के रूप में है ना। तो इस तरह से अलग अलग रूप में क्या है ये र का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही क और फ से जो संयुक्त वर्ण जब हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं क और फ का जो आखिरी रेखा है उसको थोड़ी सी काट देते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप क सामान्यतः हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब क्या है कि इसको आधा क लिखना है ना, तो क्या करते हैं क लिखते हैं बस इसको यहाँ तक कर देते हैं और ये जो आखिरी जो रेखा है इसको क्या है थोड़ा सा काट देते हैं। वैसे ही अगर फ का बात करें तो पूरा फ तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसको क्या करेंगे जब आधा फ लिखना है बस थोड़ा सा काट देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं संयुक्त वर्ण बनाते हैं। अब कुछ वर्ण जैसे कि ख, प, स, घ, ताला वर्ष, च, ये सब जो है तो इसको संयुक्ताक्षर बनाने के लिए जो खड़ी पाई है उसको हटा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ख्याति में आप देख पा रहे हैं तो ख अगर पूरा होता तो इस तरह से लिखते, लेकिन जब क्या है इसका संयुक्ताक्षर बनाना है तो ख का यहाँ तक लिख दिए, यहाँ तक लिख दिए, लेकिन वो जो अंतिम वाला जो खड़ी पाई है उसको नहीं देते हैं। हाँ, वैसे ही प्यास में जैसे प है तो पूरा प तो ऐसे लिखते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे बस यहाँ लिख के छोड़ दिए, जो खड़ी पाई है उसको नहीं दिए। तो इस तरह से भी क्या है कि कुछ वर्णों का संयुक्ताक्षर बनाते हैं। कुछ वर्ण जैसे कि ट, ठ, ड, ढ, ये सब में हलंत लगाकर ही संयुक्त वर्ण बनाया जाता है।
अब क्या है, हम लोग वर्तनी का बात कर लेते हैं। तो वर्तनी में सरल प्रक्रिया से एक ही शब्द को 4 रूपों में लिख सकते हैं। जैसे कि संबंध है ना, एक ही शब्द है, लेकिन देखिए संबंध को ऐसे 4 प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इसमें एकरूपता नहीं है, और जब एकरूपता नहीं है तो सीखने में तो कठिनाई आने ही वाली है। अब जबकि देवनागरी का मानकीकरण पर बात हो रही है, मानकीकरण किया गया है, तो क्या है, ऐसे समस्याओं का समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। तो हिंदी निर्देशालय के अनुसार इसका भी क्या है, इन्होंने हल निकाला है। तो इनके अनुसार जो 9 वर्ण है अर्थात दंत 9 है, तो दंत 9 वर्ण बाकी 4 वर्णों से पहले अनुस्वार के रूप में दिखाया जाए। बाकी 4 वर्ण अर्थात जो हम लोग बोले त, थ, द और ध, अर्थात इन वर्णों से पहले अगर क्या है न का उच्चारण करना है, तो वहाँ पर क्या है ना कि आधा न देकर क्या है अनुस्वार देना ही सही होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं संबंध, अंत, पंथ, अंधा, है ना। त है इसीलिए अ पे क्या है अनुस्वार लगा, वैसे ही थ है तो अनुस्वार लगा, ध है तो अनुस्वार लगा, अर्थात त, थ, द, ध रहे और उससे पहले अगर कहीं प्रयोग करना होता है तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, वहाँ पे हम लोग अनुस्वार लगाएंगे, आधा न नहीं लगाएंगे। जैसे ये अंधा, पंथ, अंत, जो कि पहले ऐसा भी लिखा जाता था, अब ऐसा नहीं लिखना है, उसको क्या है अनुस्वार दे के ही लिखना है। इसी पद्धति से भाषा में एकरूपता और सरलता आएगी। लेकिन अब नासिकीय व्यंजनों के बाद उस वर्ण के पहले 4 वर्णों के अलावा और कोई अगर वर्ण आएगा तब तो नासिक व्यंजन का आधार रूप ही लिखा जाएगा, अनुस्वार नहीं चलेगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर पुण्य का बात करें, गन्ना का बात करें, निम्न का बात करें, तो यहाँ पे ये नियम फॉलो हो रहा है। वर्तनी संबंधित अब कुछ और नियम को जान लेते हैं। तो उच्चरित शब्द के लेखन में प्रयोग होने वाले लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को वर्तनी कहते हैं। वर्तनी के कुछ नियम भी हैं। जैसे जिन वर्णों के अंत में खड़ी पाई आती है उन्हें जब दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, खड़ी पाई को हटा देते हैं। एक बार इसके बारे में पहले भी चर्चा किया जा चुका। जैसे कि उदाहरण है तथ्य, एक शब्द है, तो तथ्य में क्या है ना, थ का आधार रूप का प्रयोग है, तो थ में लास्ट में जो खड़ी पाई है तो क्या करते हैं, इस खड़ी पाई को हटा देते हैं और बस यहीं तक लिख देते हैं। तो ऐसा कुछ प्रयोग है। जब किसी शब्द में तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स हो तो सभी को अथवा इनमें से कोई भी 2 का अगर प्रयोग करना हो तो इसका प्रयोग वर्णमाला के क्रम से ही होता है। जैसे कि शासन, ये शब्द आप देख सकते हैं, तो वर्णमाला के क्रम में पहले क्या आता है, तालव्य स आता है, उसके बाद दंत स आता है, बस उसी क्रम में लिखना है। जैसे शेषनाग, तो फर्स्ट में क्या आता है, तालव्य स, उसके बाद मूर्धन्य स, है ना। विशेष, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं पहले तालव्य स उसके बाद मूर्धन्य स, अर्थात क्या है, जो वर्णमाला का जो क्रम है उसी क्रम में इसको लिखा जाना है। जब य, र, ल, व और तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, अर्थात जो हम लोग पहला जो 4 है य, र, ल, व, जिसको हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, और तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, जिसको कि उष्म व्यंजन कहते हैं ना। तो इससे पहले अगर सम उपसर्ग लगता है तो वहाँ म के स्थान पर अनुस्वार ही लगाना पड़ता है। जैसे सम जोड़ वाद, संवाद लिखते हैं, सम जोड़ सार, संसार लिखते हैं, है ना। अनुस्वार का उच्चारण भी अलग अलग प्रकार होता है। जैसे कभी वो अंग जैसा, कभी मूर्धन्य जैसा, कभी दंतन जैसा, कभी म जैसा हो सकता है। जैसे कंघी, तो यहाँ पर अनुस्वार का उच्चारण क्या है, अंगा जैसा हुआ। वहीं घंटी, तो घंटी में क्या है,
ये मूर्धन न जैसा उच्चारण हुआ। संत, इसमें दंत न जैसा उच्चारण हुआ। पंप, इसमें क्या है, म जैसा उच्चारण हुआ। अर्थात अलग अलग तरह से उच्चारण होता है। अनुस्वार से मिलती जुलती एक ध्वनि क्या है, अनुनासिक भी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु, है ना, या चांद बिंदु कहते हैं ना। ये चंद्र बिंदु का चिन्ह है ना। इन दोनों में केवल यह भेद है कि अनुस्वार की ध्वनि कठोर होती है और इसका उच्चारण नाक से होता है, जबकि अनुनासिक की ध्वनि कोमल होती है और इसका उच्चारण मुख तथा नासिका दोनों से होता है। जैसे अगर आप उच्चारण करके देखना चाहें तो हंस, हंस, ये थोड़ी क्या है, कठोर ध्वनि है और इसका उच्चारण नाक से होता है। वैसे ही अगर बोले हम लोग हंस, तो इसमें क्या है, जो ध्वनि का उच्चारण है ये मुख और नासिका दोनों से होता है और ये थोड़ा क्या है, ये कोमल ध्वनि है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द इसी विषय का अगला इकाई का वीडियो लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।